देखिए स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अब हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 पर आते हैं और चैप्टर 2 का नाम है अपना मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। देखिए लास्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि आवृतबीजी पादपों में जनन पुष्पों द्वारा होता है और पुष्प आकार की दृष्टि से एक रूपांतरित प्रेरोग है, मॉडिफाइड सूट है। पुष्प में आवृतबीजी पादपों में होने वाले लैंगिक जनन की सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। पुष्प की देखो प्रारूपिक संरचना के बारे में हम लास्ट चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार पुनः विचार करते हैं। पुष्प के संरचना के 4 भाग चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। हमने आपको बताया पहला चक्र सहायक चक्र और नंबर सेकंड पे आता है अपना जनन चक्र। सहायक चक्र के अंदर पुष्प के फर्स्ट के 2 भाग आते हैं। पहला भाग आता है इसके अंदर बाह्य दलपुंज कैलेक्स और नंबर 2 आता है इसमें दलपुंज कोरोला। रिप्रोडक्टिव जो बोरल है इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो एंड्रोसियम और दूसरा भाग आता है अपना जाया। इतना पढ़ लेने के बाद में अब हमारे इस पार्ट में पहला टॉपिक आता है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। उसके बाद में हम क्रम से मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए हम मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। तो अपना टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि आवृतबीजी पादपों में जो जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, स्टेमेन होता है, जिसे यहाँ हम लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। आवृतबीजी पादपों में जनन अंग पुंकेसर स्टेमेन होता है, जिसे हम यहाँ लघु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल। इसके बाद में हम जानते हैं कि जो पुंकेसर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये हमने एंड्रोसियम भाग के अंदर इसका अध्ययन किया था। तो वो 3 भाग जिनसे पुंकेसर मिलकर बना होता है उनको अब आप जान चुके होंगे। पहला भाग है इसमें फ्लामेंट, जिसे हम पोतंतु कहते हैं। दूसरा भाग है इसमें कनेक्टिव, जिसे हम योजी कहते हैं। और तीसरा भाग है इसका पोलेंसेक, जिसे हम परागकोश कहते हैं। देखिए हम सबसे पहले पुतंतु को परिभाषित करना चाहेंगे कि पुतंतु क्या है। तो पुतंतु पुंकेसर का एक लंबा वृंतनुमा भाग होता है, जिसके शीर्ष भाग पर परागकोश स्थित होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे चित्र के माध्यम से कि पुतंतु के ऊपर परागकोश किस प्रकार स्थित होता है। देखिएगा, ये देखिएगा, ये अपना फ्लामेंट है और ये अपना पोलेंस है। ये अपना परागकोश और ये अपना पुतंतु। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया
कि स्टेमेन का पहला भाग पुतंतु है और पुतंतु पुंकेसर का एक लंबा व्रतनुमा भाग होता है जिसके शीर्ष भाग पर परागकोश स्थित होता है। अब हम परागकोश के बारे में जानते हैं कि परागकोश जो होता है वो दो लोब्सों में विभाजित होता है। परागकोश की दो पालियां होती हैं जो एक ऊतक योजी द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब परागकोश की जो प्रत्येक पाली होती है वो दो प्रकोष्ठों में बटी होती है, ये भी हमें यहाँ सीखना है। और दो प्रकोष्ठों में बटे होने के कारण उन भागों को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। आपसे पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रत्येक जो परागकोश होता है वो दो लोब्सों में विभाजित होता है और वो लोब्स एक कनेक्टिव योजी ऊतक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन उनका प्रत्येक जो लोब्स होता है वो आगे दो प्रकोष्ठों में बटा होता है और उन प्रकोष्ठों को कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेनिया। इन लघु बीजाणुधानियों में पोलन ग्रेन्स, परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये सामान्य जानकारी करने के बाद में अब हम आगे देखते हैं कि प्रत्येक परागकोश की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी व सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं। उन सेल्स का नाम भी आप यहां जानेंगे। उन सेल्स को कहते हैं प्रवसु कोशिकाएं। क्या नाम है उनका? प्रवसु कोशिकाएं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रवसु सेल्स क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि प्रत्येक परागकोश की हाइपोडर्मल सेल्स अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं और उनका जीवद्रव्य सघन होता है। उन कोशिकाओं को कहते हैं हम प्रवसु कोशिकाएं। प्रवसु कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा, आप ध्यान रखिएगा, दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नंबर दो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ हम आपको पुनः बता देते हैं कि जो प्रवसु कोशिकाएं हुई थी उनमें परिणत विभाजन के द्वारा ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। अब हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, दोनों कोशिकाओं के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रवसु कोशिकाओं के परिणत विभाजन से निर्मित दो कोशिकाएं में सबसे फर्स्ट प्राथमिक भित्तीय कोशिका का कार्य हम यहां जानेंगे। प्राथमिक भित्तीय कोशिका का कार्य होता है परागकोश भित्ति, जिसे कहते हैं हम एंथर वॉल का निर्माण। एंथर वॉल परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अब प्रत्येक परागकोश परिवर्धन के फलस्वरूप दो स्पष्ट भागों में विभेदित होता है। हमें सीखना है कि वो दो कौन से भाग हैं जब परागकोश परिवर्धन के समय दो भागों में बढ़ता है। लेकिन मैं हम आपको बताना चाहेंगे कि परागकोश का जो परिवर्तन होता है वो सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि परागकोश का परिवर्तन सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। तो देखिए वो दो भाग कौन से हैं जिनमें परागकोश विभेदित हुआ। तो नंबर फर्स्ट भाग एंथर वॉल, जिसे हम कहते हैं परागकोश भित्ति, और नंबर सेकंड पे है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो देखिए नंबर फर्स्ट हम परागकोश भित्ति पर चर्चा करते हैं।
एंथर वाल्व। हमने आपको अभी बताया कि जो ये पहली वाली जो कोशिका थी प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो निर्माण करती है किसका, एंथर वाल्व का। तो अब आपको ध्यान रखना है कि परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक वित्तीय कोशिका से होता है। जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती हैं उनसे एंथर वाल्व का निर्माण होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि परिपक्व अवस्था के अनुप्रस्थ काट में ये जो परागकोश भित्ति है ये 4 स्तरों में विभाजित दिखाई देती है। ये स्तर परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हम आपको बताते हैं कि एंथर वाल्व वो कौन से 4 स्तर हैं जिनमें ये परिपक्व अवस्था में बटा होता है। तो देखिए नंबर फर्स्ट आता है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। नंबर सेकंड एंडोथीसियम, नंबर थर्ड मिडिल लेयर, मध्य स्तर और नंबर 4 टेपिटम। देखिए अब हम सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं। तो एपिडर्मिस परागकोश भित्ति का सबसे बाह्य स्तर है और ये एकल कोशिकाओं का बना स्तर होता है और ये एपिडर्मिस परागकोश भित्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। एक बार हम आपको दोबारा बता दें कि एंथर वाल्व में एपिडर्मिस का क्या कार्य है। तो एपिडर्मिस परागकोश भित्ति का सबसे बाह्य स्तर है और ये परागकोश भित्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। इसके बाद में आता है हमारा अंतस्थिसियम। तो ये जो दूसरा जो भाग है ये एपिडर्मिस के जस्ट ठीक नीचे स्थित होता है। ये भी इसकी कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं, लेकिन शुष्क अवस्था में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होने से परागकोश का स्फुटन में ये सहायक होती हैं। तीसरा जो स्तर आता है अपना मिडिल लेयर। तो देखिए ये एंडोस्टेशियम के अंदर की ओर कोशिकाओं से बनी 1 से 3 परतें होती हैं जो हमारे मध्य स्तर का निर्माण करती हैं। लेकिन नंबर चौथा जो स्तर आता है वो स्तर है अपना टेपिटम। तो इसको हमें ठीक से समझना होगा क्योंकि टेपिटम जो होता है ये एंथर वाल्व का सबसे आंतरिक और विशिष्ट स्तर होता है जो बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। हम आपको बता दें कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं और इनकी जो केंद्रक होता है वो बहुकेंद्रकीय होता है, स्पष्ट होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आवृतबीजी प्लांट्स जो होते हैं उनमें नेचर या स्वभाव के आधार पर टेपिटम अपना 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, पहला टेपिटम है अपना अमीबीय टेपिटम और दूसरा आता है अपना स्रावी टेपिटम। लेकिन अधिकांश जो डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं आप समझ रहे होंगे, डाइकोट प्लांट से हमारा मतलब है द्विबीजपत्री पौधे, उनमें स्रावी प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार का टेपिटम पाया जाता है, तो वो है अपना स्रावी टेपिटम। हम आपको बता दें कि टेपिटम में बसा की गोल आकृति की संरचनाएं होती हैं जो प्रोयूबिस्काय होती हैं, लेकिन स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के जम जाने से वो यूबिस्काय में बदल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने एक शब्द पर विचार करना है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन परागकणों के ऊपर पाए जाने वाला एक पदार्थ का आवरण है। ये परागकणों की सुरक्षा का कार्य करता है, अर्थात परागकणों को नष्ट होने से बचाता है। अब टेपिटम के कार्य के हम बारे में जानते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य है। तो टेपिटम देखिए, टेपिटम पॉलेंस ग्रेन्स जो होते हैं परागकण, उनको पोषण प्रदान करने के साथ साथ और भी काफी महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि परागकोश में यदि टेपिटम परागकणों के निर्माण से पहले नष्ट हो जाए, ह्रास हो जाए, तो वो उन परागकणों की वृद्धि रुक जाती है
उन परागकणों का अंकुरण नहीं हो सकता।